नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाजियाबाद से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 11 वायुमंडल में जल का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने आर्द्रता, वाष्पीकरण तथा संघनन और संघनन के विविध रूप पढ़े थे और संघनन के विविध रूप में हमने ओस, कोहरा, तुषार और बादल पढ़ा था। और आज हम बादल के बारे में विस्तार से शुरू करेंगे इस कक्षा में। इसके पश्चात हम वर्षण के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम वर्षा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम संसार में वर्षा का वितरण पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बादल। पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों अथवा जल सीकरों की राशि को मेघ अथवा बादल कहा जाता है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संघनन के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण होता है और जब वो भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं तो क्या होता है, वृष्टि होने लगती है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बादलों के कई प्रकार होते हैं और उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। बादलों को ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता व अपारदर्शिता के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पक्षाभ मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है स्तरी मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। अब हम इनको विस्तार से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा पक्षाभ मेघ। जैसा कि आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचाई पर ये बादल हैं और बिल्कुल बिखरे हुए और पंख के समान लग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पक्षाभ मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये मेघ पतले एवं बिखरे हुए बादल हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। और इनकी एक और विशेषता है कि ये बादल हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। अगर आप इस प्रकार के बादलों को आसमान में देखें तो आप एकदम से समझ सकते हैं कि ये कौन से मेघ हैं, पक्षाभ मेघ हैं। अब बात करते हैं अगले प्रकार के मेघ, वो हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ, जैसा कि नाम से ही इसका स्पष्ट होता है, ये रुई के समान दिखाई देते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये रुई, धुनी हुई रुई के समान ग्रुप में आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये सबसे उच्च वाले बादल थे और उसके पश्चात जो ऊंचाई वाले बादल हैं ये हैं 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर। ये छितरे तथा बिखरे होते हैं। देखिए आप लोग चित्र में देख रहे हैं, कहीं यहाँ इस तरीके से हैं, ये पूरे आसमान में आपको छितरे और बिखरे हुए दिखाई देंगे। और इनका आधार चपटा होता है। आधार से मतलब जो इनका बेस है, देखिए आपको यहाँ भी सब जगह दिखाई दे रहा है कि इनका आधार जो है चपटा है। अब बात करते हैं अगले प्रकार के मेघ की, वो है स्तरी मेघ। स्तरी मतलब, स्तर का मतलब होता है परतें। नाम से ही स्पष्ट होता है ये परतों के समान होते हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। स्तरी मेघ परतदार होते हैं। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि ये लेयर फॉर्म में बने हुए हैं और आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। हमको पता है कि जो संघनन की प्रक्रिया होती है उसमें जलवाष्प को वायु जो है ऊपर की ओर उठाती है। उसमें क्या होता है, विभिन्न अलग अलग स्तरों पे जब बादल का निर्माण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, तो इस तरीके के बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अगर बादल हैं तो वर्षा का पूर्वानुमान किया जाता है इस प्रकार के बादलों को देखकर। और ये वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये कितने घने प्रकार के बादल हैं और यह मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये मध्य के स्तरों में वायुमंडल के या पृथ्वी की सतह के बहुत पास ही निर्मित होते हैं।
यह सूर्य की किरणों के लिए बहुत अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का मतलब अगर आसमान में सूरज चमक रहा है और इस प्रकार के बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य की किरणें धरातल पर बहुत अच्छी नहीं आती हैं, या सूर्य जो है पूरा छिप जाता है इन बादलों के पीछे, क्योंकि इन बादलों की मोटाई जो सघनता है वो बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार वर्षा आने से पहले जो काले घने मोटे बादल आते हैं उनसे वर्षा होती है और अचानक से अंधेरा छा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बादल जो हैं वो सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट है, यह मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जलवाष्प होती है और इनमें ये मोटे मोटे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हमारे मूल रूप में 4 प्रकार के बादल हो गए। और अब क्या है, ये जो हमने 4 मूल रूप पढ़े थे, पक्षाप, कपासी, स्तरी और वर्षा, ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही प्रकार के बादल हों, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के बादल फॉर्म जो होते हैं उसके आधार पर मिश्रित रूप में बादल बनते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के बादल बनते हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हैं टेबल में, ऊंचे बादल, मध्यम ऊंचाई के बादल और कम ऊंचाई के बादल। ऊंचे बादलों में पक्षाप, पक्षाप स्तरी और पक्षाप कपासी बादल आते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादलों में स्तरी मध्य और कपासी मध्य आते हैं। और कम ऊंचाई के बादल में स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ आते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे वर्षण की। वायुमंडल से धरातल पर जब जल तरल अवस्था अथवा ठोस अवस्था में गिरता है तब इसे वृष्टि अथवा अवक्षेपण या इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। संघनन की प्रक्रिया में हमने देखा था कि उससे वृष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन संघनन के पश्चात जो क्रिया होती है जिससे जल जो है नीचे गिरता है विभिन्न रूपों में, उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। और ये किन किन रूपों में होता है जान लेते हैं। जल वर्षा, हिमपात, सहिम वृष्टि, ओलावृष्टि या कारकापात आदि वृष्टि के रूपों में होता है। मतलब सिर्फ पानी की बूंदों के रूप में ही वृष्टि नहीं होती है, हिम के रूप में होती है, सहिम वृष्टि के रूप में होती है और ओलों के रूप में भी होती है। अब बात करेंगे हम कि वृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको जान लेते हैं। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। मतलब स्वतंत्र हवा में संघनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो संघनन के कण होते हैं निरंतर आपस में मिलने से उनके आकार को बड़ा होना बहुत अधिक ज़रूरी है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको मतलब जल कणों को रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इस प्रकार जलवाष्प के संघनन के बाद नमी वर्षण द्वारा मुक्त होती है। हवा का प्रतिरोध मतलब हवा जो है संघनित कणों को ऊपर वायुमंडल में इकट्ठा करके रखती है और वो हवा में लटके रहते हैं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है और ये संघनित कण बहुत भारी हो जाते हैं तो ये धरातल पर वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेघ कणों का आकार जो है बहुत अधिक बड़ा हो जाए, जिससे कि जब वर्षा की बूंद धरातल पर गिरे तो ऐसा ना हो कि अधिक तापमान वाली हवा की परतों से गुजरते समय उनमें क्या हो कि उनका वाष्पीकरण हो जाए या गिरने से पहले ही वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि वर्षा की बूंदों का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे मेघ कणों का मिलना आपस में बहुत अधिक ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्षा के विविध रूपों की। वर्षा के विविध रूप हमने जैसा जाना था, पहला है जलवृष्टि। इसमें क्या है, वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो हम उसे कहते हैं कि वृष्टि जल के रूप में हो रही है। इसमें बहुत छोटी छोटी बूंदें फुहार के रूप में गिरती हैं और बड़ी बूंदें जो हैं जल वर्षा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट है हिमपात। हिमपात जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये पहाड़ी इलाकों का चित्र है जिसमें कि हिमपात हो रहा है। इसमें जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हम हिमपात कहते हैं।
ये इसकी पहली शर्त है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नीचे होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऊपर होगा तो क्या होगा, हिमपात नहीं होगा। हिमपात ही तब होता है जब तापमान जमाव बिंदु से नीचे होता है। दूसरा है, इसमें नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रवों के रूप में हिमतूल गिर रहे हैं, इनका आकार कैसा होता है, षटकोणीय रवों के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हिमपात की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है हमारा सहिम वृष्टि। नाम से ही स्पष्ट है, हिम के साथ होने वाली वर्षा। ऐसी वृष्टि में जल की बूंदें तथा हिम एक साथ धरातल पर गिरते हैं। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधी जमी हुई परत पर गिरती है, तब हम उसे सहिम वृष्टि कहते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं। ठंडी हवा में मिलने से क्या होता है, कुछ बूंदें हिम के रूप में बदलने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। सहिम वृष्टि की उत्पत्ति ऐसी अस्थिर वायु में होती है जहां हिमकणों का संपर्क जल की अत्यधिक शीतल बूंदों से होता है। मतलब यहाँ वायु अस्थिर होनी चाहिए और उनका संपर्क जो है अत्यधिक शीतल बूंदों से होना आवश्यक है। तो इस प्रकार सहिम वृष्टि की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। अगला है हमारा ओलावृष्टि या कारकापात। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में, मई जून के महीनों में कई बार बहुत ज़्यादा तूफान आता है, आंधी आती है और वर्षा की प्रक्रिया शुरू होती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बर्फ़ की गोलियां सी गिरने लगती हैं, जिसे हम ओले या कारकापात कहते हैं। इसमें क्या होता है, कपासी वर्षाकारी मेघों में उत्पन्न वायु की प्रबल तरंगें जब वर्षा की बूंदों को अधिक ऊंचाई पर ले जाती हैं, तब ये बूंदें जम जाती हैं। इन जमी हुई बूंदों को पुनः नीचे गिरना पड़ता है। क्यों गिरना पड़ता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से वो ऊपर नहीं रह सकती हैं और अत्यधिक शीतल जल की बूंदों के मध्य से गुजरते हुए इन पर हिम की एक परत जम जाती है। मतलब बूंद निकली और उसके बाद जो वायु आरोही और अवरोही वायु की तरंगें चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस हैं, उस वजह से उस बूंद को हवा ऊपर ले जाती है और कम तापमान की वजह से उसमें एक हिम की लेयर जो है जम जाती है। और इसकी संरचना जो है क्या होती है, बिल्कुल सकेंद्री परतों के रूप में होती है। जैसे आप लोगों ने प्याज देखा होगा, आप जब उसको छीलते हैं तो एक परत के बाद दूसरी परत निकलती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हिम की परतें एक के बाद एक जमा होती हैं। एक परत इसमें पारदर्शी होती है और एक परत अपारदर्शी होती है। इसी प्रकार बार बार आरोहण एवं अवरोहण के फलस्वरूप, क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, हवा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो वर्षा की बूंदों के ऊपर नीचे होने से उनमें हिम के गोलों की अनेक सकेंद्री परतें जम जाती हैं। तो इस प्रकार से ओलों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात करेंगे वर्षा के विभिन्न प्रकारों की। वर्षा के प्रकार जो होते हैं उसे हम उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा। अब हम इसे अलग अलग जानेंगे। सबसे पहला है हमारा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा का सबसे कॉमन और सिंपल रूप है, इसको समझते हैं। धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को संवहनीय वृष्टि कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें सीधे धरातल पर पड़ रही हैं, जिससे धरातल तप्त हो रहा है और जो गर्म हवा हो रही है उससे संलग्न वो ऊपर उठ रही है। और ऊपर उठने के फलस्वरूप क्या है, जब वो ड्यू पॉइंट पे या उसांक पे पहुंच रही है तो वहाँ तापमान कम होने से बादलों का निर्माण हो रहा है और जिससे कि वृष्टि हो रही है। तो इस प्रकार से संवहनीय वृष्टि जो है वो संपन्न होती है। इसमें मेनली मुख्य कारण है कि सूर्य की किरणें सीधे बढ़ने से तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि का होना। इसकी विशेषताएं क्या हैं जान लेते हैं। पहला है गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होना। इसमें जो है एकदम से क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है और वो बादल निचली सतहों में ही बनते हैं
और इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल से स्पीड से गिरने लगते हैं, जिससे कि मूसलाधार वर्षा होती है। दूसरी इसकी विशेषता है अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब है बहुत स्पीड से होगी, गरज चमक के साथ होगी और थोड़ी देर में ही वर्षा जो है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट है वृष्टि के बाद प्रायः संध्या समय आकाश मेघ रहित या स्वच्छ हो जाता है। इसकी ये भी विशेषता है, थोड़ी देर बारिश होगी और उसके बाद फिर से हमें आसमान बिल्कुल साफ दिखने लगेगा, सूरज चमकने लगेगा। और ऐसी वर्षा प्रायः दिन के तीसरे पहर के अराउंड होती है, क्योंकि उस वक्त सूर्यातप की प्राप्ति धरातल पर सबसे ज़्यादा होती है और उससे संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। यह वर्षा गर्मियों में या दिन के समय में प्रायः होती है। गर्मियों में इसलिए क्योंकि गर्मियों में वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि अधिक तापमान से संवहन धाराएं बनने लगती हैं। यह वर्षा विषुवतरेखी क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ धरातल पर सूर्य की किरणें या विषुवतरेखी प्रदेशों में बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इस वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वर्षा की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत अधिक अनुकूल हो जाती हैं और इस प्रकार से संवहनी धाराओं के द्वारा वर्षा होती है। अगला हमारा वर्षा का स्वरूप है पर्वतीय वर्षा। उष्णार्ध पवनों के मार्ग में जब कोई पर्वत या पठार अवरोध स्वरूप आ जाता है तो पवनें पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचकर निम्न तापमान के कारण आर्द्रता संघनित हो जाती है और वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं और इसे स्थलाकृत वर्षा भी कहते हैं। चलिए इससे जान लेते हैं। देखिए चित्र में आपको एक ये पर्वत दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी वर्षा में जहाँ पर्वतों के समानांतर तट रेखा होती है या जल राशियाँ होती हैं तो क्या होता है, जल का तापमान बढ़ने से उससे आर्द्र और गर्म हवाएं ऊपर इनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि ये धरातल यहाँ पर जो ये स्थलाकृति है या पर्वत है वो इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ऊपर उठने के फलस्वरूप ये यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होने से वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही इस ओर हवा उतरना शुरू करती है तो यहाँ पर क्योंकि सारी जो नमी को वो रिलीज़ कर चुके हैं, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हवा आती है वो शुष्क हो जाती है और नीचे उतरती हुई हवा का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसमें उसमें वर्षा करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से पवनाभिमुख ढाल, जिस ओर पवन है वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। ठीक इसके दूसरे जो ये विपरीत वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर वर्षा की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत अल्प हो जाती है और इस प्रदेश को ही हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र और ये प्रतिपवन दिशा में होता है। चलिए इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। प्रतिपवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं। आपको बताया गया है कि क्यों ये सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं। तीसरा है प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ कम वर्षा होती है उसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलेंगे। तीसरे प्रकार की हमारी वर्षा है चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा। जब वृष्टि के लिए अपेक्षित विस्तृत एवं स्थूल वायु राशियों का आरोहण चक्रवातों के द्वारा होता है, तब इस प्रकार होने वाली वृष्टि को चक्रवाती वृष्टि कहते हैं। आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ स्थूल वायु राशियों का आरोहण चक्रवातों के द्वारा हो रहा है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात हवाओं का एक क्रम होता है जिसमें मध्य में निम्न दाब तथा परिधि की ओर उच्च दाब होता है। हम सभी जानते हैं कि जो पवनें हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं और गर्म तथा ठंडी हवाओं के मिलने से गर्म तथा कम घनत्व वाली हवा को ऊपर उठना पड़ता है। और जब हवा देखिए यहाँ ऊपर उठ रही है तो ऊपर पहुंचकर ताप की कमी के कारण उष्ण वायु राशि संघनित होकर वर्षा करती है। शीत तथा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में प्रायः ऐसी ही वर्षा होती है। आप लोग देखिए चित्र में यहाँ देख रहे हैं, ये वायु राशि ऊपर उठ रही है, वाताग्र बन रहा है। वाताग्र क्या होता है? जहाँ पर शीतल और उष्ण वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं
तो क्योंकि उनके गुणों में बहुत अंतर होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ पूरी नहीं मिलती हैं, उनके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है जिसको कि हम वाताग्र बोलते हैं। और इसी वाताग्र के सहारे गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये जो वाताग्र हैं, जैसा कि हमने जाना, शीत और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में प्रायः ऐसी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों ओर से, यानी कि उष्ण कटिबंध से और ध्रुवीय पवनें जो हैं विपरीत दिशाओं वाली हैं, आकर यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पवनों का अभिसरण होता है और अभिसरण होने से क्या होता है, एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये चक्रवाती वर्षा होती है। और भारत में लौटते हुए मानसून, जिसको कि हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, द्वारा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट पर होने वाली चक्रवाती वर्षा ही है। तो इस प्रकार चक्रवाती वर्षा अपना कार्य करती है और वर्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब जानते हैं संसार में वर्षा का वितरण। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने से संवहनी धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और उन संवहनी धाराओं की वजह से अल्पकालिक वर्षा जो है होती है, थोड़े से मेघों से ही होने लगती है, जैसा कि हमने अभी अध्याय में पढ़ा था। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में भीतरी भागों की अपेक्षा इसलिए अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये जल के भंडार हैं, यानी कि इनको आर्द्रता जो है यहीं से प्राप्त होती है। इसके विपरीत महाद्वीपों पर जो वायु है वो शुष्क होती है, क्योंकि उनका जो आर्द्रता का स्रोत है वो तट ही हैं, जो कि उनसे दूर हैं। तीसरा है, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जल के ये बड़े भंडार हैं। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अक्षांश हैं 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, हम सभी जानते हैं कि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आते हैं और व्यापारिक पवनें जो हैं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती। इसलिए पूर्वी तटों पर क्या होता है कि वो अपनी अधिकांश नमी को निर्मुक्त कर देती हैं और यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही पवनें पश्चिम की ओर तरफ बढ़ती जाती हैं तो क्या होता है, हवाएं क्योंकि शुष्क होती हैं, उनमें आर्द्रता ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक कम हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में विश्व के गर्म मरुस्थल पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं 45 से 65 डिग्री, ये पछुआ पवनों के अंतर्गत आते हैं और पछुआ पवन की विशेषताएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इसीलिए यहाँ क्या है, इन क्षेत्रों में पश्चिमी तटों पर तो बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि पश्चिमी तटों पर अधिकांश नमी जो है निर्मुक्त हो चुकी होती है, इसलिए पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदानों में अधिक होती है एवं प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। ये भी हम जान चुके थे पर्वतकृत वर्षा में कि पर्वत जो हैं वायु के ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अवरोध का काम करते हैं। इसलिए पवनाभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है, लेकिन जब पवनें ढाल को क्रॉस करके दूसरी ओर उतरती हैं तो वो शुष्क हो जाती हैं और तापमान बढ़ने से उनकी वर्षा की मात्रा घट जाती है। अब बात करते हैं वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति की। विषुवत रेखीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसूनी क्षेत्रों के तटीय मार्गों में वर्षा प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। विषुवत रेखीय पट्टी हमने बात कर ली थी, और शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय, यहाँ पर पछुआ पवनों से अधिकांश वर्षा होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब यहाँ से वर्षा यहाँ पर कम होगी। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग
तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आवश्यक जलवाष्प चाहिए है वर्षा होने के लिए उसकी मात्रा घटती जाती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र हमने पढ़ लिया था, और उच्च अक्षांशों वाले भाग में यहाँ पर कम वर्षा क्यों होती है इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतरेखी पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। चलिए बच्चों, वर्षा के वार्षिक वितरण को अब हम मैप में देखेंगे। आप लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये इंडेक्स है, और इंडेक्स में आप ये येलो जो पोर्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पर 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। ये वो इलाके हैं, या तो वो बहुत ठंडे इलाके हैं या मरुस्थलीय इलाके हैं। हमने जैसा कि पढ़ा था कि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में ये एरियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हैं। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बहुत घट जाती है, इसलिए अधिकांश मरुस्थल जो हैं वो इन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसके विपरीत ये जो आप ध्रुवों के पास येलो देख रहे हैं, यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा के लिए उपयुक्त दशाएं हैं वो मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ध्रुवों के आसपास बहुत ठंडा तापमान होता है, बहुत कम होता है तापमान। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर एरियाज़ क्रिएट होते हैं। इसके बाद आप ये ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं, जैसे कि आप अमेरिका में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप यूरेशिया का पूरा पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन, दक्षिण अफ्रीका का ये वाला भाग, और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ का भाग। इनमें क्या है, 400 से 800 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। और यहाँ पे आप, क्योंकि ये महाद्वीपों के जो केंद्रीय भाग हैं वो हैं। तीसरा है 800 से 1600 mm की वर्षा, जैसे कि आप यहाँ देखिए भारत में हो रही है, इसी तरीके से यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर हो रही है। तो यहाँ पर अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि ये इन अक्षांशों के करीब है, जहाँ हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और सबसे अधिक वर्षा जो 1600 mm से हो रही है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रही है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में और इस इलाके में, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, यहाँ संवहन धाराएं बहुत अधिक चलती हैं, जिस वजह से ये अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और हमारे भारत में भी ये आप वेस्टर्न घाट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि ये हिंद महासागर की ओर से और अरब सागर और पश्चिम बंगाल की ओर से यहाँ पर जो मानसून की दशाएँ मौजूद होती हैं, जो कि अधिक वर्षा करते हैं। तो बच्चों, आपका अध्याय ये यहीं समाप्त हो गया। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और अब आपका ये अभ्यास कार्य है, इसमें आपको इन प्रश्नों को करना है। पहला है बादल किसे कहते हैं, दूसरा है बादलों के विभिन्न प्रकार बताइए, तीसरा है वर्षण किसे कहते हैं, वृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, अगला क्वेश्चन है वर्षा के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए, इसके पश्चात है संवहनी वर्षा को विस्तार से समझाइए, 7th है पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, 8th है वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों पर महाद्वीपों की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ वर्षा की मात्रा घटती है, कारण स्पष्ट कीजिए। और ये सभी उत्तर आपको इस अध्याय में मिल जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।